ठीक है। रिवीजन में अब हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लो रिवीजन करेंगे विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है। रिवीजन की दो बुक हैं। एक बुक है चैंपियन लास्ट 10 ईयर्स के नाम से, और ये आसपास किसी बंटी स्टेशनरी या किसी दुकान पे आपको मिल जाएगी। एक बच्चे ने मुझे बताया दीप क्या मिल रही है, और वो है एमटीजी की बुक। ठीक है। मैं एक एक प्रिंट आउट निकाल के दूं या वो भेजूं, तो उससे बेहतर है कि ये जो एमटीजी की चैंपियन बुक है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये दिस इज नॉट वेरी कॉस्टली, 100 150 200 के अंदर की किताब होगी। ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर हमने ये अपने प्रिंट करा के भी दी थी, और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आया था। ठीक है। तो अब आप लोगों को दो बुक्स परचेज करनी होंगी। एक तो ये चैंपियन, ऑब्वियसली इसका लास्ट ईयर के पैटर्न का। ठीक है। लेकिन इस साल पैटर्न चेंज होगा, तो इस साल का क्या पैटर्न है, तो एक बेटा जिसे कहते हैं ना सैंपल पेपर, ये। और अब जो हमारा रिवीजन होगा वो ऑलमोस्ट इससे होगा और इससे होगा। मतलब अब हम रिवीजन में क्या करेंगे, हम आपको एक दिन, जैसे आज मैंने सॉलिड स्टेट का टॉपिक पढ़ाया, इस किताब में क्या है चैंपियन बुक में कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 3 टॉपिक को ही पढ़ा दिए। सपोज मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने पढ़ा दिया क्रिस्टलाइन अमॉर्फस के बाद 4 टाइप का सॉलिड बॉन्डिंग के हिसाब से डेंसिटी पढ़ा दी। अब मैंने कहा देखो डेंसिटी में जितने क्वेश्चन आए हैं, सपोज डेंसिटी के उन्होंने 40 से 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कहा चलो ठीक है इसमें से 10 क्वेश्चन जो है ये कर लीजिए, पीछे सोल्यूशन भी दे रखा है। इज इट क्लियर? तो आपका रिवीजन सक्सेसफुल वाला हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप कोशिश यही करिए, क्योंकि कल एक बच्चे ने मुझे बताया है ये बुक मिल रही थी, शिव ने बताया मुझे, शिव को जानते हो ना, शिव ने मुझे कल बताया ये बुक उन्हें कहीं दीप स्टोर है या कोई एक स्टोर है उस पर अवेलेबल है। ठीक है। यूजुअली बुक मंगाते नहीं है ज्यादा बुक सेलर। ठीक है। सीबीएसई की ये वाली किताब, तो आप लोग ये ले लीजिएगा, और अगर आपको ना मिले तो कल आप मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि सबके पास सेम बुक हो यार। ठीक है। उससे होता क्या है, फिर सीधा बच्चा ये कहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम है, 7 में है, 17 में, सबकी कॉमन प्रॉब्लम होगी, तो इजिली हो जाएगा। जब बुक्स अलग होंगी तो फिर प्रॉब्लम भी अलग अलग होंगी, तो दिक्कत आएगी। ठीक है। तो इन दो बुक्स को, मतलब एक बुक को अभी परचेज कर लीजिए, और हमारा रिवीजन टोटली उसी पे चलेगा। ठीक है। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट हेडिंग, हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं अभी तक। आज हमारा चौथा चैप्टर होना है रिवीजन में, और ग्रुप में गलती से सॉलिड स्टेट डाल दिया मैम ने, लेकिन होगा काइनेटिक्स। ठीक है। क्लियर है? तो हेडिंग लिख लीजिए कॉपी में, केमिकल काइनेटिक्स। और पिछले भी जो 3 चैप्टर जिनके रिवाइज नहीं हुए हैं या दोबारा करने हैं, तो बेटा 3 से 4 के बैच में विद इन 2 और 3 डेज वहाँ ये बायोमोलिक्यूल खत्म होने वाला है, और बायोमोलिक्यूल खत्म होने के बाद विद इन 2-3 डेज, आज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया, अब मान लीजिए कल डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड हो जाएंगे, फिर एक दिन में प्रोटीन, और एक हेडिंग और है छोटी सी। तो विद इन 2 और 3 डेज वो उस बैच में भी होगा। और रिवीजन का तरीका अब वही रहेगा कि पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के बाद मैं कहूंगा इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन बुक से करो, इस बुक से करो, और वो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन। ठीक है। मोबाइल दूर रखे। ठीक है। चलो लिखें बेटा, हेडिंग इज केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या है? काइनेटिक्स वर्ड का मतलब मोशन से है। ठीक है। ऑब्वियसली केमिकल्स के मोशन की स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो डिफाइन काइनेटिक्स अगर कोई कहेगा तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट। यहाँ मोशन को लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये वो ब्रांच है जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, रेट किसे कहते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और मैकेनिज्म क्या है। तो ये बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। ठीक है। अब पहली हेडिंग आती है रिएक्शन का क्लासिफिकेशन। कितने तरीके की रिएक्शन होती हैं? तो आपको याद होगा बच्चों, एक रिएक्शन कहलाती है स्पीड या रेट के हिसाब से, और एक स्टेप्स के हिसाब से। स्पीड के हिसाब से जो हमारी रिएक्शन है वो वेरी स्लो, जिन्हें डेड स्लो या वेरी वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। बेटा वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी है?
जैसे कि जंग लगना, कोरोजन होना, या फिर एयर में आप ऑयल पेंटिंग अगर लें और एयर के H2S से ब्लैक पड़ती है, वो स्लो रिएक्शन है। या जो चांदी है वो पाउडर जो हम लगाते हैं उससे सल्फर से धीरे धीरे ब्लैक पड़ जाती है, तो चांदी की चेन, चांदी की अंगूठियां धीरे धीरे करके ब्लैक पड़ती हैं। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये रिएक्शन हमें नहीं पढ़नी जो स्लो है। एक है वेरी फास्ट प्रोसेस। वेरी फास्ट प्रोसेस कौन से होते हैं बेटा? जनरली आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। आपने एक बीकर में ले लिया है मान लीजिए NaCl और एक बीकर में ले लिया AgNO3, सोल्यूशन है। इन दोनों सोल्यूशन को आपने मिलाना शुरू किया। जैसे ही आपने मिलाना शुरू किया, दोनों आपस में टकराए और AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। दैट मीन्स विद इन नो टाइम। और इसकी जब स्टडी हुई तो पता चला 10 की पावर -13 सेकेंड में काम हो भी चुका था। मतलब विद इन नो टाइम, मतलब 10 की पावर -2 सेकेंड भी सेकेंड का 1/7 हिस्सा होता है। 3 का मतलब 1000वां हिस्सा, मतलब विद इन नो टाइम ये काम हो चुका था। इज इट क्लियर? तो क्या ध्यान रखना है? वेरी फास्ट जनरली आयनिक रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिन्हें हम कहते हैं वो है, हमें वो भी ना पढ़नी है। ठीक है, हमारे यहाँ कोर्स में है मॉडरेट रिएक्शन जो एक यूजुअल टाइम इंटरवल में कंप्लीट होंगी। दैट मीन्स जैसे कोई भी कंबशन है या जो भी हम H2O2 टूट रहा है, अमोनिया टूट रहा है, अमोनिया बन रहा है, तो लैब की जितनी मॉडरेट रिएक्शन है हम उसकी स्टडी करेंगे। स्टेप के हिसाब से रिएक्शन दो तरह की होती है। एक बेटा कहलाती है एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन, और एक कहलाती है कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो नाम से ही क्लियर है, साफ लिखा ही है कि कुछ रिएक्शंस में सीधा रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट आएगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक से रिलेट करो तो बच्चों SN2 रिएक्शन जो होती हैं वो SN2 रिएक्शन जनरली उसमें रिएक्टेंट और फिर सीधा प्रोडक्ट होता है और बीच में ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब बीच वाली स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर पाते, तो एक ही स्टेप में हो गई एक तरीके से। जबकि SN1 रिएक्शन जो होती है उसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर अगले स्टेप में कार्बोकेटाइन रिएक्ट करता है। तो कोशिश करिए इंटरलिंक करने की, जितना आप इंटरलिंकिंग कर लेंगे मतलब एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में, उतनी आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी। तो बेटा अगर आपको ये याद आ गया कि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह रहे हैं तो मोर देन वन स्टेप कह रहे हैं, उसमें भी कोई एक स्टेप स्लो होगा आपस में। जो स्टेप स्लो होगा वो केमिस्ट्री का कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और द स्लोएस्ट स्टेप। बोलो क्लियर है? तो ये दोनों बातें तो क्लियर है। तो पहली हेडिंग हमारी हुई व्हाट इज काइनेटिक्स, डिफाइन काइनेटिक्स। दूसरी हेडिंग हुई क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड स्टेप। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब तीसरी हेडिंग जो है वो चैप्टर की स्टार्टिंग है, दैट इज रेट। व्हाट इज रेट? रेट क्या है? तो बच्चों रेट का बेसिकली मतलब होता है कोई भी चीज का चेंज पढ़ना पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी व्हाट इज यूनिट टाइम? यानी एक मिनट हो सकता है, एक सेकंड हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, उसमें किसी भी चीज का आप चेंज पढ़ रहे हैं। मतलब जैसे आपके पास लेट सपोज मैंने कह दिया ये 50 क्वेश्चन कल करके ला दें, तो अब आप कह सकते हैं आपको करने हैं 50 क्वेश्चन इन ए डे, एक दिन में 50 क्वेश्चन। ठीक, क्लियर? फिर एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो आपने कहा 24 घंटे में 50 क्वेश्चन, तो एक घंटे में कितने क्वेश्चन हुए? नियरली 2 क्वेश्चन। ठीक है, दो से थोड़े ज्यादा कम हुए। ठीक है, तो अब आपने कहा कि यार एक दिन में 50 क्वेश्चन थे या 48 क्वेश्चन थे, तो एक घंटे में हमें कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन। बोलो क्लियर है? फिर शाम हो गई, फिर सो के उठे आप, तो अब आपको एक घंटे में कितने करने हैं? क्योंकि तुमने किया तो एक भी नहीं है ना। अब आप देखो घंटे कितने बचे, आपने 12 घंटे बचे, और 12 घंटे में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 48 ही। तो एक घंटे में 4 करने हैं। फिर आपने यूनिट्स चेंज करना शुरू की, तो एक घंटे में 4 करने हैं, यानी 15 मिनट में एक क्वेश्चन है। एक घंटे में 4, 15 मिनट में एक। इज इट क्लियर? यूनिट चेंज करके आपने, ठीक है यार 15 मिनट में एक बड़े आराम से हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर आप खेलने चले गए। ठीक है, एट लास्ट एक घंटे में आपको 48 क्वेश्चन करने होंगे, है ना, क्योंकि तुमने करना तो एक भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगले दिन तुम ऐसे कोरे कागज की तरह आ जाओगे कि आज तो नहीं कर पाए, कल कर लाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो पर यूनिट चेंज देख रहे हो, यही बेसिकली रेट है। ठीक है,
तो रेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज चेंज, किसका? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ये चेंज को डेल्टा वर्ड से लिख देते हैं और यही चीज आपकी कहलाती है रेट। कोई दिक्कत? व्हाट इज रेट? रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। भैया हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें या तो रिएक्टेंट होंगे या बाई चांस प्रोडक्ट होंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज रेट। ये कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्टिंग सॉरी रेट ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट, ये कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की रिएक्ट करने की स्पीड, प्रोडक्ट के बनने की स्पीड। बच्चों चेंज का मतलब होता है जनरली फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा जिससे कि रेट का आंसर प्लस में आने लगे। भैया फाइनल माइनस इनिशियल, सोच के देखना, आपके पास रिएक्टेंट है शुरू में 100 मोल, थोड़ी देर बाद 90, तो ये फाइनल तो कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो नेगेटिव आने लगा ना, और नेगेटिव तो आंसर आ नहीं सकता। तो आंसर को प्लस में लाने के लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। लेकिन एग्जाम में अगर कोई पूछता है कि माइनस साइन क्यों लगाया, तो वहां हम कहते हैं रेट इज डिक्रीजिंग। हम यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ का रेट घट रहा है, रेट इज डिक्रीजिंग। तो रेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट है। ठीक है बच्चों, ये दो तरह से होता है रेट, एक एवरेज होता है और एक इंस्टेंटेनियस होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज रेट? ओवरऑल जो आता है वो एवरेज आता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो आता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। तो भैया एग्जाम में कैसे लिखोगे, है ना? तो बेसिक भाषा में क्या है, वेरी गुड, या तो आप कहें dx अपॉन dt वेयर dt टेंड्स टू जीरो, तो वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट, जहां d या डिफरेंशिएशन टर्म यूज कर वो इंस्टेंटेनियस है। या फिर आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल से अगर समझें, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपका जो स्पीडोमीटर आपकी स्पीड दिखा रहा होता है, वो पर्टिकुलर उस पॉइंट या उस टाइम की स्पीड दिखा रहा है, तो वो स्पीडोमीटर की जो स्पीड आ रही है वो इंस्टेंटेनियस है, और आपने जो ओवरऑल निकाल दी है वो एवरेज हो गई। तो दो तरह का रेट हो सकता है, वन इज एवरेज रेट एंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट। ओवरऑल चेंज इन कंसेंट्रेशन एंड ओवरऑल चेंज इन टाइम का चेंज का रेशियो जो है वो एवरेज है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट का जो रेट आएगा वो इंस्टेंटेनियस आएगा। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ की भाषा है कि अगर ये रिएक्टेंट का कोई ग्राफ ऐसा चल रहा है, और बेटा हमने ये कहा ये टाइम एक्सेस है, दिस इज टाइम एक्सेस, शुरू का टाइम t1, बाद का टाइम t2, चेंज इन टाइम इज t2 माइनस t1। ये रही शुरू की कंसंट्रेशन C1 और ये रही बाद की कंसंट्रेशन C2, ये कंसंट्रेशन एक्सेस है, एंड ऑब्वियसली कंसंट्रेशन शुरू की ज्यादा है और बाद की कम है, इसलिए आंसर नेगेटिव आना है। डन? तो अब जो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस C1 करेंगे वो रेट कहलाएगा आपका एवरेज रेट। और अगर मैं करूं नहीं भाई इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट बताओ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डिफरेंशिएशन टर्म कर लिया, एक बहुत छोटा सा पोर्शन काटा जिसमें dt टेंड्स टू जीरो है, और इधर भी वो छोटा सा पोर्शन, इसको एलोबरेट करके ऐसे दिखाया, ये dx है ये dt है, और इसको अगर हम सॉल्व करें, दैट इज ये थीटा है, अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो dx अपॉन dt आएगी, और dx अपॉन dt मतलब कंसंट्रेशन और टाइम का चेंज का रेशियो, ये रेट कहलाएगा। तो भैया ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जब ग्राफ हो और उसमें आप स्लोप डाल दें, और बेटा जो भी आप स्लोप या टेंजेंट डालेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो टेंजेंट है या ये जो tan थीटा है, दिस विल गिव यू इंस्टेंटेनियस रेट। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिलता है। कोई दिक्कत? रेट वर्ड क्लियर है, ग्राफ के हिसाब से क्लियर है। इस चैप्टर में ग्राफ कई बार आएंगे, तो इसलिए कोशिश करिए y इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हो, क्योंकि वो बार बार आएगी। अब बच्चों इस रेट की अगर हम यूनिट की बात करें, क्या क्या यूनिट हो सकती हैं? कंसंट्रेशन ऑब्वियसली मोल्स पर लीटर होता है, और टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, मिनट, आवर, व्हाटएवर। तो ये रेशियो ऑब्वियसली इसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जरा सा ध्यान रखिएगा, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, इतना माइन्यूट कौन देख रहा है, ठीक है, फिर भी ध्यान रखिएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है,
क्या ध्यान रखना है, कई बार हम जल्दबाजी में रेट की यूनिट पे ना मोल पर लीटर पर सेकेंड को ऐसे लिख जाते हैं, मोल पर लीटर पर। ये गलत है। गलत क्या है इसमें बच्चों? एक्चुअली जब आपने कैपिटल एम लिख दिया है तो कैपिटल एम इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यानी ये मोल पर लीटर खुद ही था। और जब ये खुद ही मोल पर लीटर था तो ये जो तुमने सिंबल सोचा मोल का एम लिख दिया, गलत हो जाएगा। फिलहाल इतना कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि रेट की एक यूनिट मोलैरिटी पर सेकेंड भी हो सकती है, तो ये भी रेट की यूनिट होगी। इज इट क्लियर? क्योंकि मोल पर लीटर है बेटा। मोल को कई लोग यूनिट में भी MOLE लिख देते हैं, वो थोड़ा सा गलत है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या गलती है? ये एक्चुअली जो यूनिट है वो MOLE मोल है, उसका जो एब्रीवेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो MOL है। तो ये 11th स्टैंडर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, यूनिट्स में पूछते हैं वो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन MOLE एंड MOL। ठीक है, क्या अंतर है MOLE वर्ड और MOL में? तो एक यूनिट है, एक उसका एब्रीविएशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है। ये वही अंतर है कि अगर कोई कहे मीटर और M लिखे, तो मीटर और M में क्या अंतर है भैया? मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ एंड M इज द एब्रीविएशन ऑफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीटर। ऐसे ही ये है, MOLE यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि आप एब्रीविएशन या एब्रीवेट करके लिख रहे हैं, तो इसे MOL लिखना चाहिए। और इस दोनों को मिला के मोलैरिटी कहते हैं, तो ये भी आ सकता है। कभी कभी गैसेस का केस होगा और गैसेस में हम चेंज इन प्रेशर निकाल लेते हैं। जब हमने यहाँ प्रेशर लिया है तो प्रेशर की कोई यूनिट आ सकती है। इट मे बी mm of Hg पर यूनिट टाइम, इट मे बी एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम, बार पर यूनिट टाइम, या कोई भी। तो ये भी एक यूनिट आ सकती है प्रेशर की। बोलो बेटा, क्लियर है? रेट वर्ड क्लियर है? रेट की डेफिनेशन लिख लोगे, व्हाट इज रेट? तो रेट इज कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर रेट के टाइप्स लिख लोगे। दो तरह का रेट हुआ, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस। फिर ग्राफ के हिसाब से रेट दिखा दोगे, ग्राफ में एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है। एंड देन फाइनली आप रेट की यूनिट भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, दैट इज कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन। रेट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो अगर कोई इक्वेशन ये लिखी है बेटा, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3, तो इसमें रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा? इसमें ना कई बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बेटा? सपोज मैं अभी आपसे अगर ये पूछूं कि बताओ यहाँ रेट ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं इसीलिए, रेट ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाई ए ऑप्शन -d NH3 बाई dt, माइनस नहीं आएगा, चलो वो ऑप्शन से, सॉरी, बी ऑप्शन d NH3 बाई dt, ठीक है, स्क्वायर। सी ऑप्शन 1/2 d NH3 बाई dt एंड डी ऑप्शन 1/2 और स्क्वायर भी, ठीक है, डी NH3 बाई dt। ये चार ऑप्शन दिए हैं, ये क्वेश्चन है रेट ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया, चारों में से कौन सा सही है? और मैक्सिमम बच्चे, हाँ, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? वेरी गुड बच्चों, मुझे आपसे पूरी उम्मीद थी आप लोग सही करेंगे, वेरी नाइस। और इसका सही आंसर है बेटा ए, ये है इसका करेक्ट आंसर। और मैक्सिमम गलत करते हैं, एक नहीं सभी। इसीलिए मैंने कहा ना, इसमें थोड़ा सतर्क रहिए। भैया रेट ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया पूछा है, अच्छा रेट में अगर स्क्वायर या कोई हाफ होता तो मैं तुम्हें बताता नहीं क्या? अरे भैया रेट तो रेट है, समझे? ये जो हाफ लगता है, ये जो स्क्वायर आता है भैया, ये तो रेट एक्सप्रेशन में आते हैं। फिलहाल रेट तो रेट ही है, रेट तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही है। ये रहा कंसंट्रेशन, ये रहा टाइम, खत्म। रेट इतना ही है। अब तो ये हाफ जो तुमने पढ़ा है, क्या ये गलत है? ना, वो भी सही है। वो क्या है? वो अलग चीज है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। समझिए बेटा, जिस समय N2 1 मोल रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन 3 रिएक्ट करेंगे, उससे 3 गुना ज्यादा, और अमोनिया उससे 2 गुना ज्यादा बनेंगे इसके रेस्पेक्ट में। अगर ये 1 बनेगा या 1 रिएक्ट करेगा तो ये 3 रिएक्ट करेंगे और ये 2 बनेंगे। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि नाइट्रोजन के रिएक्ट करने की स्पीड 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड है,
तो हाइड्रोजन के रिएक्ट करने की स्पीड 60 मोल पर लीटर पर सेकेंड होगी, और अगर ये 20 रिएक्ट कर रहे हैं तो ये 40 बनेगी। समझ में आया? तो हमने एक दूसरे को कोरिलेट कर लिया, एक की वैल्यू से बाकी वैल्यू निकाल ली। तो वो जो कोरिलेट किया है वो ये है कि बेटा नाइट्रोजन के रिएक्ट करने की स्पीड ये है, हाइड्रोजन के रिएक्ट करने की स्पीड ये है, और अमोनिया के बनने की स्पीड ये है। ठीक है, ये है इनके रेट। अब कोरिलेट करना है, आपस में रिलेशन निकालना है, तो इस कोफिशिएंट से डिवाइड किया। अब जब डिवाइड किया तो कोरिलेशन बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था कि रेट ऑफ रिएक्टिंग नाइट्रोजन 20 गिवन है, तो इतनी की वैल्यू 20 थी, और आपको क्या निकालना था? रेट ऑफ रिएक्टिंग हाइड्रोजन, तो आपको इतना निकालना था। तो जब आपको इतना निकालना था तो ये 3 उधर चला गया था। समझ में आया? ये 3 उधर चला गया, मतलब रेट तो इतना ही था, और ये जो 40 आया ये कैसे आया? ये 2 उधर चला गया था। तो भैया इसका रेट तो यही है। समझ में आ रहा? तो ये जो कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, ये इक्वेट करने के लिए करते हैं, और सबसे बेहतर तरीका इसे लिखना चाहिए RN2, इसे लिखना चाहिए RH2, इसे लिखना चाहिए R अमोनिया, और ये कोफिशिएंट ऐसे लिख देने चाहिए, ये कोफिशिएंट ऐसे लिखने चाहिए। और अब क्वेश्चन करना चाहिए, कभी गलती नहीं होगी। जब एग्जामिनर ने बाई चांस दे दिया रेट ऑफ रिएक्टिंग हाइड्रोजन इज 15 मोल पर लीटर, तो कई महानुभव तो इस सबको मिला के 15 लिख देंगे। ये भैया सब मिला के 15 नहीं, सिर्फ रेट 15 है, 1/3 उसमें इंक्लूड थोड़ी है। समझ में आया? तो रेट ऑफ रिएक्टिंग ये है। तो अब एनसीईआरटी ने इसीलिए क्वेश्चन भी दे रखा है, तो ये पूरी कहानी क्या है? ये जो सॉल्व हो रहा है ये आ क्या रहा है? 1/3 RH2 आ क्या रहा है? तो ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कह लो, या जो भी रिएक्शन है वो है। तो आप जरा इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि ये गलती आपसे दोबारा ना हो, कि रेट का जो मतलब है उसमें ये कोफिशिएंट शामिल नहीं है। उन्होंने कहा रेट ऑफ रिएक्टिंग हाइड्रोजन इज 15, तो भैया इसकी वैल्यू 15 दे रखी है, उसको 1/3 करोगे 5 आ जाएगा, वो इसकी वैल्यू हो गई। और उसको, अच्छा ये सॉरी ये 2 आएगा, ये तो आपको कॉमन सेंस है, ठीक है। उसको आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया आ जाएगा। तो बच्चों रेट वर्ड आपको समझ में आ गया? रेट में कोई दिक्कत है? ठीक है, इस पे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल दे रखे हैं, और मैं अब आपको पहले भी बता चुका हूं, अब जो रिवीजन का थोड़ा तरीका है वो थोड़ा स्लो होगा, पहले की तरह नहीं होगा कि 1 या 2 दिन में पूरा चैप्टर कराएं, अब थोड़ा सा स्लो करेंगे। तो रेट पे कई बार न्यूमेरिकल आए हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आप कल, अगर आपको कल तक बुक मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। बुक मैंने आपसे कहा है MTG वाली ले लीजिएगा, MTG चैंपियन बुक है, 100-200 रुपए वाली जो होगी, ठीक है। उसमें फिर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। तो रेट क्लियर है, इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। अब हम बात करेंगे रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। लगभग 6-7 फैक्टर हैं, लेकिन काम के शुरू के 3 ही है। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। तो बताओ बेटा, कंसंट्रेशन बढ़ाने में रेट बढ़ेगा घटेगा? वही रहेगा। तो इसका आंसर है मोर द कंसंट्रेशन मोर द रेट। कंसंट्रेशन और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। काहे? तो इसका आंसर आपको ये देना है, इसका आंसर देना है क्योंकि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो कोलिजन्स ज्यादा होते हैं, और कोलिजन्स ज्यादा जब होते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज्यादा होते हैं, और रिएक्शन चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इफेक्टिव कोलिजन। तो यू हैव टू रिमेंबर इफेक्टिव कोलिजन वर्ड। तो आप क्या कहेंगे? more the concentration, more will be the effective collision, therefore more the rate। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे और रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर कभी सॉलिड का केस आएगा तो हम सॉलिड में रेट कांस्टेंट मानेंगे। क्यों कांस्टेंट मानेंगे? क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास 1 मानते हैं। वेरी गुड। तो आपको अगर ये याद आ गया है कि हम इस फॉर्मूले में यहाँ एक्टिव मास लिखते हैं, और एक्टिव मास बेसिकली होता है मोलैरिटी इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, मतलब मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय अ फ्रैक्शन व्हिच इज एक्टिव देयर। तो इन जनरल एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 है तो एक्टिव मास मोलैरिटी हो जाता है, बट सॉलिड के केस में एक्टिव मास को ही 1 माना गया है। तो सॉलिड अगर कभी कोई आएगा रेट इज कांस्टेंट। तो बच्चों सॉलिड के केस में आपको याद रखना है
रेट क्या रहेगा, बोलो क्लियर है। और अगर कभी कोई गैसेस आएंगी तो एक्टिव मास की जगह पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस में प्रेशर के बदलने से भी रेट बदलता है, या कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ध्यान से सोचिए क्या कह रहे हैं, एक कमरे में गैसेस हैं, एक डब्बे में गैसेस हैं, जब आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, तो कम जगह पे उतनी गैसेस आ गई, कम जगह पे आ गई तो कोलिजन बढ़ गए, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए, रेट बढ़ गया। तो रेट बढ़ जाता है जब प्रेशर हाई हो, कंसंट्रेशन हाई हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा अगर कोई कहे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या रेट कम हो सकता है, तब आंसर क्या होगा? क्योंकि ये रिवीजन है तो आगे की बातें भी पूछी जा सकती हैं। चैप्टर के लास्ट में ये क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या रेट कम हो सकता है, तो आंसर है यस। अगर कोई नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है, अगर कोई नेगेटिव, एक्चुअली ना यहाँ पावर एन होती है, और ये एन आपको पता ही है, चैप्टर जो पूरा पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये ऑर्डर, और ये डायरेक्टली दिख रहा है ऑर्डर 1 2 3, और अगर ऑर्डर 0 है तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट कब कब होगा, या तो सॉलिड आ जाए तो कांस्टेंट है, या ऑर्डर 0 हो जाए। और क्या कंसंट्रेशन और रेट इनवर्सली हो सकते हैं, तो हाँ जी हो सकते हैं। अगर बाई चांस नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन और रेट इनवर्सली हो गए। इज इट क्लियर? तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन में ये हो सकता है। चलिए बेटा, रेट का मतलब आपको समझ में आया है। व्हाट इज रेट? रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर ऑब्वियसली टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा या कम होगा, या उतना ही रहेगा। तो जिन बच्चों को कोलिजन थ्योरी याद है तो उन्हें मालूम है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है। ये कोलिजन थ्योरी का ग्राफ था, और इसमें ये एनर्जी बाहर से चाहिए थी जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है? और बेटा मैंने तो सारी चीजें पढ़ाई हैं, अरीना से क्वेश्चन भी पढ़ाई है, जबकि वो कोर्स में नहीं है, क्योंकि शुरू में हमें पता भी नहीं था, और सारी पढ़ाई है। अब आप लोग भी सारी का ही रिवाइज करिए, भले बोर्ड में क्या आना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर आप आईआईटी दे रहे हैं तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका एक ग्राफ था, ऑब्वियसली कोर्स ऑफ रिएक्शन या टाइम एक्सिस और एनर्जी एक्सिस थी ये। तो इसको आप एनर्जी एक्सिस कह सकते हैं या टाइम एक्सिस। और यहाँ पे जो एनर्जी बाहर से मिल रही है वो क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये मॉलिक्यूल को यहाँ तक पहुंचना आसान हो जाता है। आंसर वही है, टेम्परेचर बढ़ाने से ना आपके दो काम हुए। एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, पहले एक मिनट में 5 कोलिजन हो रहे थे तो अब 15 होने लगे। और दूसरा कोलिजन एनर्जी भी बढ़ गई, मतलब जो पार्टिकल 100 की स्पीड से आ रहा था 125 की स्पीड से आने लगा। तो कोलिजन भी बढ़ गए, और हर कोलिजन की एनर्जी भी बढ़ गई। इसका मतलब यहां से यहां आना आसान हो गया। और इसे सरल भाषा में कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। उन मॉलिक्यूल की संख्या या फ्रैक्शन बढ़ जाता है जिनकी एनर्जी इस बैरियर से ऊपर है, इसलिए रेट बढ़ जाता है। और आपको याद होगा, ये हमने जब पिछली बार पढ़ा था तो एक एग्जाम्पल से पढ़ा था कि एक स्कूल की दीवार है, आप यहाँ खड़े हैं, आपको कूद के बाहर आना है। तो स्कूल की दीवार से कूद के बाहर आने के लिए कैसे आएंगे? तो लेट सपोज अगर हमें कोई सीढ़ी या कोई ऐसा तरीका मिल जाता है, जैसे यहाँ पे सपोज कोई एक कैनन रखी है, कैनन कैनन ही कहते, तो उसके अंदर तुम्हें डाल दिया गया है और कैनन को फायर कर दिया है, तुम उठ के बाहर आ गए, वही टेम्परेचर का काम है। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। अब कॉमन सेंस लगा लेना, बाई चांस क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये घुमा सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख के आ जाओ नंबर मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये घुमा सकते हैं बहुत छोटे छोटे चीजें देके। जैसे उन्होंने सपोज कह दिया कि बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन टेम्परेचर 10 डिग्री से 50 डिग्री बढ़ाया, रेट बढ़ेगा या घटेगा? तो बेसिकली बायोलॉजिकल रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शन लिविंग बीइंग में। लिविंग बीइंग का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 और 30 के आसपास। तो 10 डिग्री से 25 डिग्री तक जाएंगे तो मजा आ गया, बढ़िया, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। 25 के बाद 50 तक जाएंगे, उल्टा हो गया, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर के दूसरी साइड चले गए, स्पीड कम हो जाएगी। तो पहले रेट बढ़ेगा फिर रेट कम हुआ। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इन बायोलॉजिकल रिएक्शन में पहले बढ़ा फिर कम। अब बाई चांस उन्होंने कोई एक रिएक्शन दे दी, लेट सपोज न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन कोई, अब उन्होंने कहा बताओ भाई 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, रेट दुगना होगा तिगना होगा क्या होगा? तो कॉमन सेंस है, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर।
तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 डिग्री बढ़ाया या घटाया। इज इट क्लियर? भाई कोई भी एक्सप्लोजन करने की सोच रहा हो, अगर बम बम फेंकने की सोच रहा हो, तो ये देख के थोड़ी बम फेंकता, अबे आज तो ठंडा, आज ना फेंकूंगा बम, आज तो कुछ होगा ही ना, है आज गर्मी है आज, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा 10 डिग्री से। तो 8-10 डिग्री से कोई अंतर नहीं। मतलब जैसे सन है और कोई कहे कि सन पे अगर एक दिया जला के रखा जाता तो क्या टेम्परेचर ज्यादा होता या कम होता? भाई यही कहेंगे तू रख के आ जा, बाद में हम देखेंगे, है ना, फिलहाल तो नहीं होगा कोई चेंज। क्यों? क्योंकि जहां का टेम्परेचर 1 लाख पहले से है, 10 डिग्री बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो टेम्परेचर बढ़ाने में रेट बढ़ता है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? अब की दो रीजन है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड कोलिजन एनर्जी दोनों बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? ठीक। तीसरा फैक्टर है भाई कैटलिस्ट, याद आ गया होगा चपरासी स्कूल का, याद आया एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें, यहाँ का एक चपरासी है, ये दीवार छोटी कर दे रहा है, जब छोटी कर रहा है तो यहाँ से भागने वाले अब पहले से ज्यादा होंगे। क्यों पहले से ज्यादा होंगे बेटा? क्योंकि पहले वही जा पा रहे थे जो यहाँ तक आ रहे थे, है ना, अब वो भी चले जाएंगे जो यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो वो तो जाएंगे जाएंगे और ये भी जाने लगेंगे। तो कैटलिस्ट में पॉजिटिव कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है बेटा? पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी या बैरियर को नीचे ले आता है और इसीलिए रेट बढ़ जाता है। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होता है तो बैरियर ऊपर हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उन्होंने पूछा क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर जनरल है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया है और ऑप्शन में भी दोनों वाले ऑप्शन नहीं है, तो 99% पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो जनरल क्वेश्चन को पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के किया जाता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। तीन फैक्टर मेन हो गए, एक हो गया कंसंट्रेशन, एक हो गया टेम्परेचर और तीसरा हो गया कैटलिस्ट। बोलो क्लियर है? इसके अलावा सनलाइट पे भी रेट डिपेंड करता है और वो रिएक्शन कहलाती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, तो वो लाइट पे डिपेंड कर रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे रेट डिपेंड करेगा। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। मतलब फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती, लेकिन बॉटनिकल गार्डन्स में हो जाती है। तो बेसिकली बॉटनिकल गार्डन हम किसको कहना चाहते हैं? जहां ऐसी कोई कंडीशन बना रखी है कि वो उतनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की लाइट मिल रही है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो हो जाएगी, है ना। तो उसे इस बात से कोई लेना देना थोड़ी पेड़ को कि ये सूरज की रोशनी है या चांद की रोशनी। रोशनी से मतलब हुआ ना, फोटोन फोटोन से मतलब हुआ। अगर उस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के फोटोन मिलेंगे तो रिएक्शन होनी चाहिए। फिलहाल फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर है सरफेस एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ता है, आपको याद होगा, स्पेशली सॉलिड्स में। क्योंकि सॉलिड्स में बेटा जरा ध्यान रखना, सॉलिड्स के लिए पॉइंट है, गैसेस के लिए नहीं। सॉलिड्स के लिए क्यों? अगर एक सॉलिड आप पाउडर कर देंगे तो वो हर एक्सेस से रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब स्फेरिकल शेप या पाउडर्ड फॉर्म में उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया मैक्सिमम है तो रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएंगे, रेट ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जनरल कहते हैं कि अगर आपके पास नमक को पानी में घोलना हो और एक नमक थोड़ा सीला हुआ या वेटेड हो, थोड़ा ढेले में चिपका हुआ हो, और एक एकदम पाउडर्ड फ्री फ्लोइंग हो, चीनी को घोलना है एक क्रिस्टल्स में और एक पाउडर्ड चीनी है, तो कौन सी जल्दी घुलेगी? तो पाउडर्ड वाली चीजें जल्दी घुल जाएंगी, बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, रिएक्शन फास्ट होगी। या फिर अगर आपको एक मैच स्टिक दी गई है और आपको कोई एक लकड़ी का दरवाजा कहा गया, इसे जलाओ एक ही तीली से विदाउट यूजिंग एनी एक्सप्लोसिव और सब्सटेंस लाइक दिस, इनफ्लेमेबल चीज का यूज नहीं करना। तो अगर आप लकड़ी के दरवाजे, एक थिक लकड़ी के दरवाजे को डायरेक्ट एक माचिस की तीली से जलाना चाहोगे तो नहीं जलेगा, लेकिन उसको स्क्रैप करके बुरादा बना दो, अब उसका बुरादा जो है वो एक तीली माचिस की तीली से जल जाएगा और अच्छा जल जाएगा, इतना अच्छा जल जाएगा बाकी सारे दरवाजे बिना बुरादे के जल जाएंगे। इज इट क्लियर? पूरा घर जल जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों कि सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट बढ़ता है। बोलो क्लियर है? तो पहला फैक्टर कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ा, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, तीसरा कैटलिस्ट डालने पे रेट बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, जनरली बढ़ेगा। चौथा फैक्टर सनलाइट या फोटोकेमिकल रिएक्शन में इंटेंसिटी पे रेट बढ़ेगा, पांचवा सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा। ऐसे ही एक फैक्टर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन याद आ ही गया होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है 3 डायमेंशन स्पेस में प्रॉपर कोलिजन होना। तो कई बार एक आध क्वेश्चन है भी
कि कोलिजन में एनर्जी तो इतनी ज्यादा है कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं चल रही, क्यों? तो कहते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन, मतलब ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी रिएक्शन चलेगी। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, सभी को मालूम है। भाई क्या है, कुछ बच्चे 2 घंटे पढ़ते हैं और पास भी हो जाते हैं, टॉप भी हो जाता है। कुछ 10-10 घंटे बैठते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, जबकि ब्रेन सबका बराबर है, ऑलमोस्ट एक लेवल का है, लेकिन वो 10 घंटे बैठने के बाद भी नंबर नहीं ला पाते, पास होने के लाले पड़ते हैं, और 2 घंटे वाला पास भी हो जाता है, फर्स्ट भी आ जाता है। रीजन ओरिएंटेशन अलग है, कंसंट्रेशन अलग है। वो 2 घंटे खाली पढ़ता है, ये 10 घंटे खाली बैठते हैं, पढ़ते थोड़ी है उसमें 10 घंटे। तो 10 घंटे में अगर 2 घंटे भी पढ़ लेते तो भी शायद होता, लेकिन पढ़ते ही नहीं। तो यहाँ अंतर दोनों में काहे का है? ओरिएंटेशन का है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सोच के देखिए, कोई फील्ड पे प्लेयर खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, और वो जब शॉट मारता है तो किस चीज में अंतर है? टाइमिंग, ये वो, किस में अंतर है? एंगल ऑफ कोलिजन। भैया उसके पास तो पूरा ग्राउंड है मारने के लिए, पूरे ग्राउंड में कहीं पे भी मार सकता है। तो बॉल इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वो फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट और उस एंगल ऑफ कोलिजन पे कर रहा है, कि अगर उसने उस मोमेंट पे अगर एंगल चेंज कर दिया तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दैट्स इन योर लाइफ। सबको वही लाइफ मिली हुई है, सबको वही 24 घंटे मिले हुए हैं, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है। वही एक एंगल ऑफ कोलिजन सबका जरा सा अलग अलग है, और एंगल ऑफ कोलिजन अलग होने से बॉल किसी की दूसरी जगह चली जाती है, किसी की प्रॉपर जगह चली जाती है नहीं? जैसे फुटबॉल के लिए अगर हम कहें, तो जब कोई भी गोल को हिट करता है तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर एंगल से हिट करता है, और सामने कौन खड़ा होता है? गोलकीपर होता है। वो कोशिश करता है रोकने की। ये आपकी लाइफ में भी होता है। नेचर ने आपको फुटबॉल या टाइम सब कुछ दे रखा है, टाइमिंग आपको करनी है। जब आप हिट करते हो तो कुछ ना कुछ बीच में ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, तो अगर आप कायदे से हिट करोगे तो वो ऑब्स्टिकल पार हो जाएंगे, नहीं कायदे से हिट करोगे तो नहीं होंगे। तो ये सारा प्रैक्टिस पे तो डिपेंड करेगा, आपका ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें है नहीं? क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं? जो हम समझाना चाह रहे हैं वो वर्ड समझ में आ रहा है क्या? आपके पास भी टाइम उतना ही है, आप भी एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो, आप भी टॉप कर सकते हो, लेकिन ओरिएंटेशन तो अपने आप ही निकालना पड़ेगा। किस फोकस से पढ़ते हो वो तो आप ही को निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ओरिएंटेशन प्रॉपर किया तो रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट आएगा, लेकिन 100% आएगा ये गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि सामने क्या बैठा है? गोलकीपर भी तो बैठा है। ठीक है, अब एक बारी प्रैक्टिकली सोच के देखना, सपोज फुटबॉल का मैच है और दोनों तरफ के गोल पोस्ट हटा दिए गए, क्या ये मैच किसी की तरफ जाएगा? अगर अगर गोल पोस्ट हटा दिए, स्टेडियम तो है ही लेकिन गोल पोस्ट नहीं है, तो समझ में आ रहा है? यही आपकी लाइफ के साथ होता है। कुछ बच्चे एक एम लेके चलते हैं, उनका एक गोल होता है, जब गोल होता है तो बॉल दौड़ने में मजा भी आता है, आगे ले जाने में मजा आता है, गोल करने में मजा आता है। किसी का एम ही नहीं है, वहां गोल पोस्ट ही नहीं है, उसे फुटबॉल दे दी गई, थोड़ी देर खेलेगा, चुपचाप बैठ जाएगा, थोड़ी देर वो पढ़ लेगा। भाई जैसे अगर आपका एम है, सपोज कि आपने सोच रखा है कि एक्स वाई जेड कुछ बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, वॉट अगर एम है, तो भैया उसको फिर आप बुक से कॉपी से जोड़ोगे, मतलब वो यहाँ से कंटिन्यूटी चेन बनेगी, और आप एक तरफ से बॉल लेके दूसरी तरफ जाओगे, फिर गोल करोगे, ऑब्स्टिकल्स बीच बीच के रोकोगे, हटाओगे। और एम ही नहीं है तुम्हारा, आगे गोल है ही नहीं, तुम्हें मालूम है गोल पोस्ट तो है ही नहीं, तो क्यों लेके जाओगे? है नहीं? किसी ने काटा थोड़ी तुम्हें कि बॉल लेके खाली भागोगे, चुपचाप पड़े रहोगे। यही डिफरेंस है। जिस जिस बच्चे के ना छोटे छोटे एम्स होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, जो एक बड़े गोल की तरफ ले जा रहे होते हैं, तो वो जैसे जैसे छोटे छोटे टारगेट अचीव करते जाता है चीजों के, मतलब बॉल लेके आगे तक बढ़ा है, तो दूसरी टीम वाले भी तो रोक रहे हैं ना बीच में बार बार, है नहीं? कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से तुम गिरो, कोई टांग मार रहा, कोई हाथ मार रहा, किसी तरीके गिराने की कोशिश कर रहा है। तो लाइफ में भी यही होता है। लेकिन जिसके टारगेट एकदम डेडिकेटेड है, मालूम है मुझे वहां तक बॉल ले जानी है, तो छोटे 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 अचीवमेंट करते जाता है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं ओरिएंटेशन। तो ये लेक्चर हो गया सत्संग वाला खत्म। अब लौट के आ जाओ वापस में। ठीक है, अच्छा कई बच्चे ना इन लेक्चरों से हो जाते हैं चार्ज, आज पढ़ेंगे, घर जाके आज पढ़ेंगे, हम गोल डिसाइडेड। ऐसों का जिंदगी में कोई भी उद्धार नहीं हुआ, कभी उद्धार नहीं हुआ ऐसों का, तो ऐसे चार्ज होने की कोई जरूरत भी नहीं। ठीक है, मैं आपको गारंटेड दे रहा हूं कि अगर आपको लगा कि समीर जग्गी की बातें सुन के या किसी एक्स वाई जेड मोटिवेटेड स्पीकर की बातें सुन के कुछ हो रहा है, तो कुछ ना होने वाला, कभी नहीं हुआ, कभी ना होगा। होगा किससे? होगा जब तुम्हें चोट पड़ेगी। जब तुम्हें चोट पड़ेगी,
मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं, चोट पड़ते ही एकदम बदल गए हैं। मतलब कई तो सिंपल चोट में ही आराम से 1 ही 2 बार में सुधर गए, और कई बड़ी चोट में सुधरे हैं, ठीक है। मतलब लेकिन एक टर्निंग पॉइंट जरूर आया, और वो मैंने देखा टर्निंग पॉइंट बातों से कभी नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे कुछ सुन के जाएं कि एम गोल ये बनना है, वो ना, कुछ नहीं। एक बारी बेइज्जती होनी जरूरी है। एक बारी जब तुम्हें लताड़ा जाए, बेइज्जती की जाए, तुम्हें जिसे कहते हैं ना दरिद्र बना दिया, तब तुम्हें लगे अरे अब इसको भी कुछ करके दिखाना है, अब इसके सामने भी स्टैंड। कहीं ना कहीं एक राइवलरी जब आएगी, कहीं ना कहीं जब तुम्हारी जिसे कहते हैं ना ढंग से कुटाई हो जाए, ढंग से लीचड़पना तुम्हारा हो जाए, और तुम एकदम गड्ढे में गिर जाओ, तब तुम्हारे अंदर का जो जिसे कहते हैं ना इंसान थोड़ा सा जागता है, अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। और मैं तो इसीलिए आधे से ज्यादा बच्चों को जानबूझ के जलील करता रहता हूँ। मैं इसलिए भी जलील करता हूँ कि शायद कभी तुम्हारे अंदर से निकले कि जग्गी सर कल मैं दिखाऊंगा पढ़ के, और कल मैं आपसे पंगा लूंगा, अब देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझसे पूछना, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। ये जील आए, तो ये जील तभी आएगी जब आप थोड़ा एक्टिव होके काम होगा। और आपके चोट ही नहीं पड़ी अभी तक, आपका कोई एम ही नहीं डिसाइड नहीं हुआ, आपको कभी किसी ने ढंग से जलील ही नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा। तो मेरे जलील करने से कुछ क्यों नहीं होता अधिकतर बच्चों को? वो तो कहते हैं सर देखो आप हमारे गुरु हो, आप हमारे गुरु हो, टीचर हो, माँ बाप समान हो, आपने डांट दिया हम चिकने गड़े, हमारा क्या कुछ हुआ थोड़ी, खत्म कहानी, कुछ चिपक थोड़ी गई आपकी बातें, हटाओ। तो डांट भी खा लेते आपसे। तो ये वो होते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ नहीं करना होता, जिन्हें आगे कुछ नहीं करना, वो चिकने खड़े हो जाते, कहते बेइज्जती तो हो रही है यार, अपने ही है ये, इनसे क्या है। और एक होते हैं कि अच्छा ईगोस्टिक, आज तो इन्होंने ये बात कह ली, आइंदा कहने का मौका ही नहीं दूंगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपका कोई एम गोल हो, है नहीं। और वही मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी 2 घंटे की पढ़ाई गारंटेड सफिशिएंट होती है किसी भी सब्जेक्ट या किसी उसमें किसी भी कंपटीशन निकालने के लिए। इसलिए लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड, और कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं है। आपने जिस समय पढ़ना है अगर कंसंट्रेशन से पढ़ लिया और उसके सारे क्वेश्चन सोच लिए, आपका उद्धार है, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमन ब्रेन है, ये बहुत जल्दी इधर उधर भागता है। जैसे मैं काइनेटिक्स पढ़ाने आया, मैं कहां से कहां पहुंच गया, सत्संग भी हो गया, फिर भी लौट के नहीं आ पा रहे, ठीक है। ये ह्यूमन ब्रेन है, ये आपको इधर उधर डाइवर्ट करेगा। बट मुझे मालूम है अब मेरे पास टाइम है, पिछले 3 चैप्टर में मैंने एक भी सत्संग नहीं किया, है ना, आप लोगों के साथ। भाई हमने सॉलिड स्टेट रिवाइज किया, हमने सोल्यूशन रिवाइज किया, हमने इलेक्ट्रो रिवाइज किया, हमने एक भी सत्संग नहीं किया, हमने एक भी क्वेश्चन तक नहीं किया। हम, क्योंकि हमारा उस समय मोटिव था, हमारे दिमाग में था कि जनवरी में कोर्स का रिवीजन चाहिए। मतलब पहले से कैलकुलेशन थी कि 30 दिन में मुझे कम से कम 15 चैप्टर 14 चैप्टर को रिवाइज कराना है, जिसमें छुट्टी भी आएगी। तो एक चैप्टर को मेरे को 2 ही दिन देने हैं एट द मैक्सिमम। कुछ हल्के चैप्टर हैं तो इसलिए चलो किसी किसी चैप्टर को 3 दिन दे देंगे, बाकी को 2 दिन से ज्यादा देने ही नहीं। तो 2 ही दिन में फिनिश कर रहे थे। अब मेरे सामने कोर्स का टारगेट थोड़ा बढ़ गया है, अब मैं मार्च तक लेके चलूंगा, फरवरी एंड तक लेके चलूंगा, तो 2 की जगह 4 दिन तो कर ही सकता हूँ। तो अब मेरे पास टाइम है, तो मैं थोड़ा स्लो चलाऊंगा, इतना तेज नहीं। ये काइनेटिक्स आया आया, ये हुआ खत्म, वो नहीं करेंगे क्योंकि अब टाइम है नहीं। तो ये आपको सोचना है कि ब्रेन को कैसे काबू में करें। दैट मीन्स आपके छोटे छोटे टारगेट्स हमेशा सामने होने चाहिए। आज शाम तक इतना तो पढ़ ही लें, और एक रियलिस्टिक टारगेट बनाना। कई बेवकूफ ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं वो कभी फॉलो ही नहीं हो सकता। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 लाइन से, और फिर अगले दिन क्या करता है, ये हटाओ दूसरा टाइम टेबल, तीसरा, वो कभी टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होगा। टाइम टेबल हमेशा वो फॉलो होगा जो रियलिस्टिक हो, और उसके पीछे आपका कोई एम या गोल हो। तभी गोल होगा, बिना टाइम टेबल के भी काम हो जाएगा। और एम नहीं है, कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, है नहीं। तो गोल पोज होना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारे पिताजी अगर तुम्हें कह दें ना कि बेटा तू 100 में 100 लिया, मैं तुझे BMW ले दूंगा, है ना, तो हो सकता है शायद अंदर से जागृत हो जाए इच्छा BMW की, कि चलो यार BMW मिल रही है, 100 में 100 ले आते पढ़ लेते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ना शुरू भी कर देंगे कुछ होंगे बोले देखो ऐसा है, मांगी हुई चीजें से काम नहीं चलेगा, अपनी खरीदेगा अपनी।
बंदा तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला, तुम कहो कि पढ़ ले और BMW, ना ना, वीक में नहीं चाहिए, खुद कमाएंगे। मालूम है आने ही नहीं 100 उसे मालूम है ये औकात के बाहर है ये नंबर तो। चलो भैया, ओरिएंटेशन तक क्लियर है, सारे फैक्टर क्लियर है, तो हमारी पहली हेडिंग हो गई पूरी, रेट खत्म। हाँ ठीक है, एक और फैक्टर होता है नेचर। नेचर में क्या होता है, आयनिक रिएक्शन फास्ट है, कोवलेंट स्लो, गैसियस रिएक्शन फास्ट है, और सॉलिड वाली रिएक्शन। किसी को रेट में किसी इस हेडिंग में कोई डाउट है? चलो यहाँ ही रखते हैं।